नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 10वें चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। हम इस वीडियो में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे मानव नेत्र, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में। सबसे पहले हम इस हेडिंग को समझ लेते हैं, प्रकाशिक यंत्र। विद्यार्थियों, हम प्रकाशिक यंत्रों में मानव नेत्र, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। मानव नेत्र तो एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण होता है जो पास की तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। मानव नेत्र एक प्रकृति की देन है। अब देखिए, कुछ वस्तुएं बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, तो उनको स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक कृत्रिम प्रकाशिक उपकरण का हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम दूरदर्शी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? दूरदर्शी। कई ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनका आकार बहुत छोटा होता है और वो भी हमारी आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, तो उसके लिए भी हम एक प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो ऐसे ही कुछ उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हैं। क्लियर? इसके पश्चात हम बात करते हैं यहां पर विभेदन। विभेदन का मतलब है वस्तुओं को अलग अलग देख पाना। विभेदन का मतलब क्या है? वस्तुओं को अलग अलग देख पाना। वस्तुओं को अलग अलग देख पाना। अलग अलग देख पाना। विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता का मतलब है दो यदि वस्तुएं हैं बिंदुवत आकार की या बड़ी आकार की, बहुत अधिक दूरी पर स्थित होती है, तो हम उनको अलग अलग नहीं देख पाते। तो उनको देख पाने की जो क्षमता, अलग अलग देख पाने की जो क्षमता होती है, उसको हम विभेदन क्षमता कहते हैं। तो देखिए, विभेदन क्षमता क्या है? विभेदन क्षमता, देखिए, किसी प्रकाशिक उपकरण की जो विभेदन क्षमता हो वो निश्चित होती है। तो दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता। अलग अलग देख पाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता कहलाती है। यदि दो वस्तुओं को हम अलग अलग देख लें तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? उसकी क्षमता ही विभेदन क्षमता कहलाती है। अब बात यहां पर आती है, हम वस्तुओं को अलग अलग क्यों नहीं देख पाते? जैसे वस्तुएं दो अलग अलग हैं, फिर भी हम उन्हें अलग अलग नहीं देख पाते। उसके पीछे क्या रीजन है? रीजन बाद में समझेंगे। क्या ऐसा होता है क्या? जैसे आप रात्रि में सड़क पर खड़े हैं, सामने से कोई वाहन आ रहा है, जैसे बस या ट्रक आ रहा है, तो उसकी जो हेडलाइट होती है वो अलग अलग होती है। उसकी जो हेडलाइट होगी वो क्या होगी? अलग अलग। दो हेडलाइट है, एक इस तरफ दूसरी इस तरफ। और जब हम दूर से उस ट्रक या बस को देखते हैं तो हमें केवल एक हेडलाइट दिखाई पड़ती है। कितनी हेडलाइट दिखाई पड़ेगी? एक। जैसे एक ही लाइट है और उसी से ही प्रकाश आ रहा है। बट जैसे ही बस या ट्रक नजदीक आता है तो जो हेडलाइट है वो हमें दो जितनी है उतनी दिखाई पड़ने लगती है। जबकि दूर था तब एक ही दिख रही थी, और जैसे ही पास में है तो उसकी जो हेडलाइट है वो दो दिखाई देने लग जाती है। तो जब वो दूर था तब उसकी हेडलाइट एक ही क्यों दिख पा रही थी? एक ही दिख पाने का मतलब है दोनों मिलाकर एक दिख रही थी। दोनों मिलाकर क्या दिख रही थी? एक। हम उन दोनों को अलग अलग नहीं देख पा रहे थे, जबकि हमें पता है दोनों हेडलाइट अलग अलग थी, बट फिर भी हमें दोनों अलग अलग न दिखाई देकर एक ही
दिखाई पड़ती है। तो इसके पीछे रीजन हम ढूंढेंगे कि भाई अलग अलग क्यों दिखाई नहीं देती और फिर अलग अलग देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर मैं बात करता हूं दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे आप रेल के पटरियों के ऊपर खड़े हैं, दोनों जो पटरियां हैं वो हमें पता है कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर, जैसे मीटर गेज वाली लाइन है तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, और दोनों पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती। बट जब आप रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे दोनों पटरियां आगे जाकर, ऐसे लगता है जैसे वो आगे जाकर ऐसे मिलती हुई सी प्रतीत होती है, सिकुड़ रही लगती है। बट हमें पता है, हम जानते हैं कि कभी भी दोनों पटरियां आपस में नहीं मिलती, बट वो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? जबकि वो मिल नहीं रही फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे मिल गई है। इसी प्रकार से ट्रक के अंदर 2 हेडलाइट होती है, बट फिर भी यदि हम उनको देखें तो वो दूर से देखें तो 1 हेडलाइट दिखाई पड़ती है, दोनों को मिलाकर 1 दिखती है। उसके पीछे रीजन क्या है? असली जो मूल रीजन है उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास में ये है कोई प्रकाश स्रोत, ये हमारे पास में क्या है? एक प्रकाश स्रोत है, और ये जो प्रकाश स्रोत है इससे चलने वाला जो प्रकाश है जब किसी द्वारक से या अवरोधक से विवर्तित होता है, द्वारक या अवरोधक से क्या होगा? विवर्तित हो जाएगा। तो जैसे किसी प्रकाशिक उपकरण के अंदर क्या होता है? एक अभिदर्शक होता है। क्या होगा? एक अभिदर्शक अवश्य ही होता है। तो उस अभिदर्शक, जो अभिदर्शक है वो मोस्टली उत्तल लेंस होता है। मोस्टली क्या होता है? उत्तल लेंस। जैसे मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है, जबकि दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी में भी अभिदर्शक के रूप में उत्तल लेंस होता है। ये जो अभिदर्शक है इतना ही आकार का यदि आप एक द्वारक लें तो यहां पर इस प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहां पर पर्दे पर जहां से आप देख रहे हैं वहां पर आपको एक इसका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। मध्य भाग में एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है जिसको हम केंद्रीय चमकीली फ्रिंज कहते हैं। इसके दोनों ओर अदीप्त फ्रिंज, फिर इसके दोनों ओर फिर से द्वितीयक उच्चिष्ट हम कह सकते हैं। इस तरीके से हमने विवर्तन पढ़ा, उसमें इस तरीके की फ्रिंज प्राप्त होती है। क्लियर? मध्य भाग में यहां पर जो मध्य भाग है यहां पर हमें केंद्रीय चमकीली फ्रिंज, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अब देखिए, ये किसी एक प्रकाश स्रोत से चलने वाले प्रकाश के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट यहां पर बनता है, जबकि एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, जबकि इसका जो प्रतिबिंब है या इसकी जो पर्दे के ऊपर इसे आप देखेंगे तो इतनी चौड़ाई में ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जबकि प्राप्त कहां होना चाहिए? बिंदुवत है तो बिंदुवत प्रकाश प्राप्त होना चाहिए, बट ये थोड़े से चौड़े क्षेत्र में प्राप्त होता है। क्लियर? इसका क्षेत्र बढ़ जाता है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो ही हमें समझ में आएगा कि क्यों हम 2 वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख पाते। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये ले लिया हमने अभिदर्शक, ये हमने क्या ले लिया यहां पर? अभिदर्शक। और यहां पर हमने ले ली है 2 वस्तुएं, और 2 वस्तुएं इस प्रकार की ली है कि दोनों से ही प्रकाश की किरणें चल रही है। दोनों से क्या चल रही है? प्रकाश की किरणें। तो देखिए, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, जैसे पर्दे के ऊपर यहां पर प्राप्त होनी चाहिए थी। देखो, इसको आप गौर करके देखेंगे, समझेंगे भी, समझना है इसको। तो देखिए, ये प्रकाश की किरण इधर, ये हमारे पास में है पर्दा, ये हमारे पास में क्या है? पर्दा। तो इसकी जो केंद्रीय फ्रिंज है, जैसे मैं दोनों के लिए अलग अलग दिखा दूं, इसकी जो केंद्रीय फ्रिंज है वो यहां से लेकर यहां तक बन रही है, यहां से लेकर यहां तक केंद्रीय फ्रिंज बन रही है। मैं इस किरण के लिए दिखा रहा हूं, एक बार इस किरण को आप इग्नोर कीजिए। जैसे हमने यहां पर इस प्रकाश किरण के लिए यहां पर ऐसे केंद्रीय उच्चिष्ट, इसके दोनों ओर निम्निष्ठ, फिर द्वितीयक उच्चिष्ट दिखाए हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर ये इसका केंद्रीय उच्चिष्ट है। इसका क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट। फिर इसके दोनों ओर बनेंगे निम्निष्ठ, फिर बनेंगे उच्चिष्ट। इस प्रकार से फिर उच्चिष्ट प्राप्त होंगे। ये हमने कौन सी किरण के लिए दिखाया है?
ये ऊपर वाली किरण के लिए हमने दिखाया है, इसका केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, फिर दोनों ओर निम्निष्ट बनते हैं, फिर उच्चिष्ट बनते हैं, फिर निम्निष्ट बनते हैं, ऐसे चलता ही रहता है। ये विवर्तन फ्रिंजें प्राप्त होती है, ये हम जानते हैं। क्लियर? अब देखिए दूसरी जो वस्तु है उससे जो प्रकाश की किरण चल रही है उसका जो विवर्तन प्रतिरूप है वो मैं यहां पर इस वाली पट्टी में दिखा रहा हूं। इस वाली पट्टी में दिखा देते हैं। तो इस वाली पट्टी में मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि ऐसे यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमें इसकी केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है, फिर इसके दोनों ओर निम्निष्ट प्राप्त होते हैं, फिर हमें क्या प्राप्त होंगे, फिर से उच्चिष्ट प्राप्त होंगे। ऐसे चलता है। आप यहां पर देखेंगे, अब देखो इसको गौर करके देखना आप कि इसकी जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो यहां से लेकर यहां तक फैली हुई है, इसकी जो उच्चिष्ट है वो यहां से लेकर यहां तक फैली हुई है। केंद्रीय उच्चिष्ट की बात कर रहा हूं मैं। और देखो केंद्रीय उच्चिष्ट भी एक दूसरे से मिल जाते हैं, अति व्यापन कर जाते हैं। ये तो हमने आगे पीछे दिखाए, आगे पीछे समझने के लिए दिखाए, बन रहे हैं एक ही जगह पर। तो इनके जो केंद्रीय उच्चिष्ट है यदि ये भी यहीं पर बने तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका केंद्रीय उच्चिष्ट और इसका केंद्रीय उच्चिष्ट आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से दोनों के केंद्रीय उच्चिष्ट क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दोनों के केंद्रीय उच्चिष्ट क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, अति व्यापन कर जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे। तो हमें जो दो वस्तुएं अलग अलग थी ए और बी, उसकी बजाय क्या दिखाई पड़ेगा, एक ही वस्तु दिखाई पड़ती है, एक ही प्रकाश स्रोत नजर आता है। इसलिए हम उनको दोनों को अलग अलग विभेद नहीं कर पाते। क्लियर? अब कब विभेद कर पाएंगे, कौन सी सिचुएशन में हम उनको विभेद कर सकते हैं? तो अब देखिए विभेद करने के लिए इसके लिए आवश्यकता है, इसमें हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, विभेदन सीमा। कि उससे एक कंडीशन होगी कि उस स्थिति से यदि हम एक सीमा निर्धारित करेंगे कि उस सीमा से कम या ज्यादा स्थिति होने पर विभेदित या अविभेदित दिखाई पड़ेगी वस्तुएं। तो देखिए मैं विभेदन सीमा को पहले आप लोगों के सामने रख देता हूं। विभेदन सीमा, विभेदन सीमा का मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए विभेदन सीमा दो वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बनाया गया वह न्यूनतम कोण होता है जिस पर वस्तुएं, दोनों वस्तुओं का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे, दोनों वस्तुएं अलग अलग विभेदित दिखाई दे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये क्या है एक्चुअल में कि जैसे ये हमारे पास में दो वस्तुएं हैं और उन दोनों वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना वह कोण जिससे दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई दें उसको हम विभेदन सीमा कहते हैं। और जो विभेदन सीमा है वो विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। चलिए मैं यहां पर एक बार इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, थोड़ा और बेटर तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। देखिए दो अलग अलग वस्तुओं द्वारा प्रकाशिक यंत्र के अभिदर्शक पर बना कोण जिस पर वस्तुएं विभेदित दिखाई दें या अलग अलग दिखाई दें। विभेदित का मतलब अलग अलग, विभेदित दिखाई दें, विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन
सीमा कहलाती है। और जो विभेदन क्षमता है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो देखिए इस फॉर्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। 1 में विभेदन सीमा, 1 में विभेदन सीमा। अब देखिए हम मानव नेत्र की भी बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे अन्य प्रकाशिक उपकरणों की विभेदन सीमा की। जो विभेदन सीमा है वो किस किस के तुल्य होगी। देखिए अब एक बार मैं इनको यहां से विभेदन सीमा को हमने जैसे यहां पर परिभाषित किया, एक्चुअल में है क्या वो बता देता हूं। फिर हम मानव नेत्र की विभेदन सीमा की बात करेंगे, उसकी विभेदन क्षमता की बात करेंगे। आप कंटिन्यू ध्यान रखेंगे, वीडियो पर फोकस करेंगे तो प्रकाशिक यंत्रों की जो विभेदन क्षमता है वो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पर हमने जो विभेदन क्षमता की परिभाषा दी है, विभेदन सीमा की जो परिभाषा दी है वो ये है कि ये हमारे पास में 2 प्रकाशिक उपकरण है, 2 प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है। इन दोनों को हम अलग अलग कब पहचान पाएंगे। देखिए जो विभेदन सीमा है उससे अधिक कोण पर ही यदि दोनों स्थित हैं। विभेदन सीमा क्या है कि दोनों वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना वह कोण जिस पर वस्तुएं दोनों अलग अलग दिखाई दें। देखो इसका मतलब समझना है, इसका सेंस हमें समझना है कि ये हमारे पास में 2 वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक के ऊपर बना कोण कितना है, थीटा। तो ये जो थीटा है ना, यही है विभेदन सीमा। अब इस थीटा का मान कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई पड़े। तो उससे जो न्यूनतम कोण जहां से वस्तुएं अलग अलग दिखाई देना स्टार्ट हो जाए तो उस न्यूनतम कोण को हम विभेदन सीमा कहते हैं। उस न्यूनतम कोण को क्या कहा जाता है, विभेदन सीमा कहा जाता है। उससे यदि ज्यादा कोण है तो डेफिनेटली वस्तुएं हमें अलग अलग ही दिखाई देगी। तो विभेदन सीमा क्या है, 2 वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना वह न्यूनतम कोण जिस पर वस्तुएं अलग अलग दिखाई दें, विभेदन सीमा कहलाती है। तो ये जो एंगल है थीटा जो कि किस पर बन रहा है, अभिदर्शक पर बन रहा है, इस कोण थीटा को ही हम क्या कहेंगे, विभेदन सीमा कहेंगे। क्लियर। अब मैं यहां पर बात करता हूं मानव नेत्र की, हमारी आंख की बात करता हूं। क्या हमारी आंख वस्तुओं को अलग अलग देख पाती है? तो देखिए एक निश्चित सीमा तक ही देख पाएगी। मानव नेत्र की विभेदन सीमा, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा दोनों ही हम यहां पर देख लेते हैं। विभेदन क्षमता कि मानव नेत्र के द्वारा वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की जो क्षमता है उसको हम मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कहेंगे। और पहले हम परिभाषित कर देते हैं विभेदन सीमा को। तो देखिए मानव नेत्र की विभेदन सीमा होती है 2 अलग अलग वस्तुओं के द्वारा मानव नेत्र पर अंतरित जो कोण है वो होती है विभेदन सीमा। जैसे हमने विभेदन सीमा की ये जो डेफिनेशन दी यही है। तो ये जो अभिदर्शक है, मानव नेत्र के अंदर भी एक उत्तल लेंस है और वो उत्तल लेंस ही मानव नेत्र के लिए किसका काम कर रहा है, अभिदर्शक का काम कर रहा है। क्लियर। अब मानव नेत्र की जो विभेदन सीमा है वो होती है 1/60 डिग्री। मतलब ये कोण ही तो होता है, दोनों वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना कोण ही क्या है, विभेदन सीमा है। और वो जो मानव नेत्र है उसके लिए जो विभेदन सीमा है वो देखिए विद्यार्थियों कितनी होती है, 1 में विभेदन सीमा थीटा से लिख रहे हैं, 1/60 डिग्री के बराबर होता है। 1/60 डिग्री के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हम 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दें तो जो कोण है उसको हम 1 आर्क मिनट कहेंगे। उस कोण को हम क्या कहेंगे, 1 आर्क मिनट कहा जाता है। यदि हम 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दें तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, 1 आर्क मिनट कहेंगे। अब मेरी बात को सुनना कि मानव नेत्र की जो विभेदन सीमा है वो है 1 आर्क मिनट। कितनी है,
इसका मतलब ये हो गया कि दोनों वस्तुओं के द्वारा आंख पर बना कोण यदि 1 आर्क मिनट से अधिक है तो वस्तुएं अलग अलग दिखाई पड़ेगी, अन्यथा वस्तुएं दो की बजाय एक ही दिखाई पड़ेगी। क्या आपको समझ में आया? अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर। ये जैसे हमारे पास में जो ट्रक है उसकी हेडलाइट ही समझो आप। ट्रक की क्या है? हेडलाइट। और ऐसे ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये हमारी है आंख, या आंख का जो लेंस है जिसे हम अभिदर्शक लेंस कह रहे हैं। मैंने यहां पर आंख कह दिया और ये आंख का अभिदर्शक ही है। क्लियर? अब देखिए ये जो दोनों वस्तुएं हैं जो कि हमने यहां पर ट्रक की हेडलाइट ली है, इनके द्वारा आंख पर बना कोण, ये जो एंगल होता है, जब ये एंगल 1/60 डिग्री से अधिक होता है या 1 आर्क मिनट से अधिक होगा तो ही ये दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेगी। यदि 1 आर्क मिनट से ये एंगल कम है, जब वस्तुएं दूर होती है तो उतना ही छोटा एंगल बनेगा। जैसे ही वस्तुएं जैसे जैसे नजदीक आएगी तो इनके ऊपर इन दोनों वस्तुओं के द्वारा आंख पर बना जो कोण है वो बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए कि वस्तुएं आ गई यहां पर, जैसे ट्रक क्या है बहुत दूर था और जब ट्रक चल के इसके पास में आ जाएगा तो अब देखो पहले तो जो एंगल बन रहा था, जैसे मैं इसको कह दूं θ1, अब यहां पर जैसे ही ये ए और बी पास में आ गया तो अब जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये है θ2। तो जैसे ही पास में आई वस्तुएं तो इनका एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम उनको अलग अलग देख पाते हैं क्योंकि आंख पर बना कोण जैसे ही 1 आर्क मिनट से अधिक होगा, जो वस्तुएं हैं वो हमें विभेदित दिखाई पड़ेगी, अलग अलग दिखाई पड़ेगी। तो देखिए जब कोई ट्रक या बस बहुत दूर स्थित होती है तो उनकी हेडलाइट से आने वाले जो प्रकाश है उनके द्वारा आंख पर बना कोण 1 मिनट से कम होता है, तो वो दोनों हमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ती। जैसे ही नजदीक आएंगे तो आंख पर बना जो कोण है वो 1 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही 1 मिनट से ज्यादा होगा तो दोनों वस्तुएं हैं वो हमें अलग अलग दिखाई पड़ेगी। क्लियर? तो देखिए ये है आंख की विभेदन सीमा। और देखो विभेदन सीमा यदि और जितनी कम होगी उस प्रकाशिक उपकरण की विभेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे यहां पर है 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि मानव नेत्र की जो विभेदन सीमा है वो 1 आर्क मिनट या 60 आर्क सेकंड होती है, 60 आर्क सेकंड होती है। मैं यहां पर बात करूं कि जैसे मान लो कि 30 आर्क सेकंड हो, 30 आर्क सेकंड है, इसका मतलब 30 आर्क सेकंड का यदि एंगल बन जाए तब भी वस्तुएं दिख जाएगी अलग अलग। तो यदि विभेदन सीमा जितनी कम होगी विभेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। तो यहां पर ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। मानव नेत्र की जो विभेदन सीमा है उसको हम नहीं बदल सकते, ये फिक्स है। तो विभेदन सीमा है वो 1 आर्क मिनट के बराबर है, 1/60 डिग्री के बराबर है, 60 आर्क सेकंड के बराबर है। और जब एंगल इससे कम होता है तो वस्तुएं अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगी, इससे ज्यादा होता है तब वस्तुएं अलग अलग दिखाई पड़ेगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। ठीक है, तो मानव नेत्र की विभेदन सीमा हमने बता दी, और विभेदन सीमा की व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं। देखिए एक साइंटिस्ट थे रेले, और रेले ने विभेदन की कसौटी के द्वारा ये बताया कि जो विभेदन सीमा होती है वो तरंग धैर्य के समानुपाती तथा जो अभिदर्शक है उसके द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से जो विभेदन सीमा जो रेले ने बताई वो क्या बताई वो आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं। देखिए रेले ने ये कहा, रेले के अकॉर्डिंग, रेले की विभेदन की कसौटी से, विभेदन की कसौटी से देखिए इन्होंने जो विभेदन सीमा है उसके बारे में बताया। विभेदन सीमा, यदि विभेदन सीमा आपके पास में आ जाती है तो हम विभेदन क्षमता भी आराम से निकाल सकते हैं। और ये कहा कि ये प्रकाश की तरंग धैर्य और जो अभिदर्शक है उसके द्वारक के
ऊपर डिपेंड करती है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बराबर और जो अभिदर्शक है उसके द्वारक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखो ये जो d होता है वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, ये d है। ये क्या है? d, अभिदर्शक का आकार इसे हम कह सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, हालांकि इन दोनों राशियों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक साइंटिस्ट आए एरी ने ये कहा कि जो एग्जैक्ट एरी के अनुसार जो विभेदन सीमा है वो क्या रही? थीटा बराबर 1.22 लैम्बडा अपॉन में डी के बराबर होती है। तो ये भी आप अच्छे से यहां पर ध्यान में रखेंगे। एरी ये कहता है कि किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो विभेदन सीमा है 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, जहां लैम्बडा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, डी उस प्रकाशिक उपकरण के अभिदर्शक का द्वारक का आकार है, व्यास कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की यहां पर बात करेंगे। देखिए अब हम लेकर चलेंगे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। जैसे अभी हमने विभेदन सीमा को परिभाषित किया, ठीक उसी प्रकार से ही हम किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा को परिभाषित कर सकते हैं। सेम डेफिनेशन है। देखिए जैसे हमने ये ले लिया है एक दूरदर्शी और यह है दूरदर्शी का अभिदर्शक। दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस है और यहां से कुछ दूरी पर, जैसे ये जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लें स्मॉल d दूरी है। दो वस्तुएं हैं, जैसे प्रकाश के स्रोत हैं S1 S2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है L और इन दोनों के द्वारा अभिदर्शक पर बना जो कोण है वो है थीटा। तो जो विभेदन सीमा है उसकी डेफिनेशन यही तो कहती है कि दो वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना न्यूनतम कोण जिससे वस्तुएं अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे, विभेदन सीमा कहलाती है। देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम 2a से पुट कर देंगे, जिसको हम इसके द्वारक कैपिटल D के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। तो ये है विभेदन सीमा। विभेदन सीमा यहां से कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या L अपॉन में स्मॉल d के बराबर पुट कर सकते हैं। ये जो L है वो है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी और स्मॉल d है दोनों वस्तुओं की अभिदर्शक से दूरी। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। वैसे हमने अभी विभेदन सीमा का एक फॉर्मूला देखा था 1.22 लैम्बडा अपॉन में कैपिटल D, तो इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं। और 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल D इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो कैपिटल D है वो तो होता है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, A है इसकी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, आधी दूरी इसकी रेडियस कह सकते हैं, इसकी अर्ध त्रिज्या कह सकते हैं, अर्ध व्यास इसको कहा जा सकता है। तो यहां से थीटा बराबर हमें मिल चुका है 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल D, या हम कह सकते हैं 0.61 लैम्बडा अपॉन स्मॉल a के इक्वल इसे हम पुट कर सकते हैं विद्यार्थियों। क्लियर? अब देखिए विभेदन क्षमता क्या होती है। विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो 1 बट्टे में विभेदन सीमा, 1 बट्टे में क्या आ गई है? विभेदन सीमा। और विभेदन सीमा किसके तुल्य है? 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल D। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.22 लैम्बडा अपॉन 2a, या इसे हम a बट्टे में 0.61 लैम्बडा भी पुट कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास में विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता है तो इसके व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसके व्युत्क्रम के तुल्य होती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की। विद्यार्थियों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की
अर्थात सूक्ष्मदर्शी द्वारा कब कौन सी स्थिति में दो बिंदुवत आकार की वस्तुओं को अलग अलग विभेदित करके देखा सकेगी। तो यहां से देखेंगे हम ले रहे हैं एक सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक लेंस। ये हमारे पास में क्या है, सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक लेंस है और यहां पर बिल्कुल पास में ही वस्तुएं हैं। दोनों जो वस्तुएं हैं वो बिल्कुल पास में ही है, इसी वजह से ही तो हमें वो अलग अलग नहीं दिख पाती। उन दोनों वस्तुओं के द्वारा आंख पर बना कोण बहुत छोटा होता है। हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं और सूक्ष्मदर्शी से भी वो कब अलग अलग दिखाई पड़ेगी, जब उन दोनों वस्तुओं के द्वारा अभिदर्शक पर बना जो कोण है वो थीटा से अधिक हो, जिसे मैं इस थीटा को क्या कहते हैं, विभेदन सीमा कहते हैं। तो एकांक फोकस दूरी वाली, एकांक देखो इसको समझेंगे, यहां पर फोकस दूरी भी मायने रखेगी अभिदर्शक लेंस की। एकांक फोकस दूरी, एकांक फोकस दूरी वाले अभिदर्शक के लिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा होती है, वो हमने इस वीडियो में शुरू में ही देख लिया, 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। जो कैपिटल डी है वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। क्लियर। अब एफ फोकस दूरी वाले अभिदर्शक के लिए विभेदन सीमा क्या हो जाएगी, यदि फोकस दूरी कितनी है अभिदर्शक लेंस की, एफ, तो देखो विभेदन सीमा को हम यहां पर थीटा से पुट करते आए हैं। एफ फोकस दूरी वाले, एफ फोकस दूरी वाले अभिदर्शक के लिए, अभिदर्शक के लिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या हो जाएगी, विभेदन सीमा उस कंडीशन में देखिए, अब देखिए विभेदन सीमा हमारे पास में जब एकांक फोकस दूरी है तब तो थीटा, और जब फोकस दूरी कितनी है एफ, तो थीटा एफ उसकी विभेदन सीमा आ जाएगी। देखो ये किसी मानव नेत्र के लिए या हम दूरदर्शी के लिए जो विभेदन सीमा निकाल रहे हैं उससे एफ गुणा होगी, जहां एफ अभिदर्शक की फोकस दूरी होती है, इसे आप समझ लीजिए। तो थीटा की वैल्यू है 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी, तो ये एफ से और गुणा हो जाएगी, किससे गुणा और हो जाएगी, एफ से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ये जो हमारे पास में अभिदर्शक है जिसकी जो साइज है वो कैपिटल डी, और इस पूरे अभिदर्शक के ऊपर बना जो शंकु कोण होता है इसको हम बीटा से पुट कर दें। इसको किससे पुट कर दें, बीटा से यदि लिख दें, और ये जो वस्तुएं हैं वो यदि इसके फोकस बिंदु पर मौजूद हैं, कहां पर मौजूद हैं, फोकस बिंदु पर मौजूद है, तो देखो यहां पर ये जो शंकु कोण है तो ये यहां का जो एंगल है ये छोटा, और ये जो बीटा बराबर हम पुट कर सकते हैं यहां से लंब बट्टे में आधार टेन बीटा निकाल कर भी कर सकते हैं, टेन बीटा को हम साइन बीटा लगाकर भी कर सकते हैं, या कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए कोण बराबर में चाप बट्टा त्रिज्या निकाल रहा हूं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे में त्रिज्या। आप यहां पर चाहें तो टेन बीटा भी लगाकर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से जो एंगल है यहां से लगा लीजिए आप, ये एंगल ही है बीटा, तो सारा यहां से लेकर यहां तक का एंगल हो जाएगा 2 बीटा, पूरा एंगल क्या होगा 2 बीटा, तो 2 बीटा बराबर हो जाएगा, चाप तो हो गया डी और त्रिज्या हो गई एफ के बराबर। त्रिज्या किसके बराबर हो गई, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 2 बीटा एफ आ जाएगा, 2 बीटा एफ, इसको हम पुट कर सकते हैं। और देखिए
थीटा को हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं। थीटा को क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो जो विभेदन सीमा है वो क्या आ जाएगी, देखना आप 1.22 लैम्बडा अपॉन डी के स्थान पर 2 बीटा एफ पुट कर सकते हैं, तो 2 बीटा हमारे पास में आ जाएगा। 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 बीटा, और बीटा को हम क्या पुट कर देंगे, साइन बीटा भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा लिख सकते हैं। क्लियर? तो 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 साइन बीटा हमारे पास में आ जाएगा। और यदि इन वस्तुओं तथा अभिदर्शक के मध्य कोई एन अपवर्तनांक या म्यू अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम भरा हो तो विभेदन सीमा क्या आ जाएगी, यदि वस्तुओं व अभिदर्शक के मध्य, वस्तुओं और अभिदर्शक के मध्य एन अपवर्तनांक का माध्यम भरा हो, एन अपवर्तनांक का माध्यम भरा हो तो विभेदन सीमा, विभेदन सीमा हमारे पास में क्या आएगी उस कंडीशन में, विभेदन सीमा देखिए 1.22 लैम्बडा अपॉन 2n साइन बीटा आएगा। 2n साइन बीटा, n यहां पर माध्यम का अपवर्तनांक है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या आ जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर होती है 1 में विभेदन सीमा। विभेदन सीमा हमने आपको बता दी है, तो हमारे पास में विभेदन क्षमता क्या आ जाएगी यहां से 2n साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। चाहे तो इस 2 से 1.22 लैम्बडा को काट भी सकते हैं, बट ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। विद्यार्थियों एक बार समझ लीजिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता थोड़ी सी हटकर है, अलग है। वैसे विभेदन क्षमता का जो टॉपिक है वो हम कक्षा 12 में उतने बेटर तरीके से नहीं पढ़ पाते जितना हम हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लैप्स है, एरी का नियम है, रेले की जो विभेदन की कसौटी है वो यहाँ पर हम नहीं पढ़ पाते, एबे का जो नियम है वो भी हम नहीं पढ़ पाते। तो बहुत सारी चीज़ें लैप्स होने की वजह से कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट पुट करते हैं और उस वजह से ये थोड़ा सा टॉपिक है, जटिल हो जाता है। तो यहाँ पर जितना आपके काम का है उतना मैंने बताने का प्रयास किया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर बिना समझे भी ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। और समझना है तो आप हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में इसको बेटर तरीके से समझेंगे। देखिए फिर भी मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक है और 2 अलग अलग वस्तुएं होती है, बिंदुवत आकार की होती है, और उन्हें हम क्या करते हैं, अलग अलग देख पाते हैं। कब? जब इन दोनों के मध्य का कोण विभेदन सीमा से अधिक होता है। जब इसकी फोकस दूरी एकांक होती है तब तो जो विभेदन सीमा है ये हो जाएगा थीटा बराबर 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। और जब फोकस दूरी इसकी 1 मीटर की बजाय कितनी हो, एफ होती है, तब इसकी जो विभेदन सीमा है वो एफ गुणा हो जाएगी। तो 1.22 लैम्बडा एफ अपॉन में कैपिटल डी। और देखिए इस कैपिटल डी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने एक नया डायग्राम बनाया है। ये दोनों वस्तुएं बहुत पास पास में ये यहीं पर मौजूद हैं। S1 भी इधर ही है, S2 भी इधर ही है, और इन दोनों वस्तुओं के द्वारा जो पूरा का पूरा जो अभिदर्शक है उस पर बना जो एंगल है इसको हम कहते हैं शंकु कोण। इस कोण को क्या कहा जाता है, शंकु कोण कहा जाता है। इस शंकु कोण का मान है 2 बीटा। तो यहां से यदि आधा जो एंगल है वो बीटा हो गया, यहां से ऊपर वाला जो भाग है उसका एंगल का मान कितना हो गया, बीटा। बीटा बराबर आ गया, यहां से यहां पूरी दूरी है वो तो है डी, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आ जाएगी, यहां से मैं लिख देता हूं d/2। तो देखो इस एक ट्राइंगल से, यहां से इस ट्राइंगल से भी इस बीटा का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, tan बीटा। तो tan बीटा बराबर हो गया लंब, लंब तो हो गया d/2 बट्टे में आधार मतलब बीटा,
आधार हो गया एफ, आधार क्या हो गया एफ। और टेन बीटा को हम लगभग साइन बीटा के इक्वल पुट कर सकते हैं जब कोण बहुत छोटा होता है। तो ये आ गया हमारे पास में, तो d बराबर आ गया 2f साइन बीटा। तो जब आप यहां पर बीटा के स्थान पर आप क्या, d के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, 2f साइन बीटा। तो f से f तो कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन बीटा आ जाएगा। क्लियर। यदि वस्तुओं के मध्य और अभिदर्शक के मध्य n अपवर्तनांक वाला माध्यम है तो यहां पर n गुणा हो जाएगा और विभेदन क्षमता इसके व्युत्क्रम के इक्वल आ जाएगी, 2n साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। इसको जो n साइन बीटा है ना, इसको हम संख्यात्मक द्वारक कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि जो d है वो ये संख्यात्मक द्वारक, d क्या है, संख्यात्मक द्वारक के इक्वल है। क्लियर। तो विद्यार्थी ये थी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। अब मैं थोड़ी सी यहां पर चर्चा कर लेता हूं, आवर्धनता और विभेदन क्षमता दोनों में क्या डिफरेंस है। विद्यार्थियों, आवर्धनता का मतलब होता है कि कोई भी प्रकाशिक उपकरण वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा करके दिखा रहा है। तो देखिए, जो प्रकाशिक उपकरण है वो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है ताकि हमें उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। एक होती विभेदन क्षमता, वो अलग अलग देख पाने की क्षमता है। तो आवर्धित कर रहा है, वस्तु को बड़ा कर रहा है, इसका मतलब वो विभेदित नहीं कर रहा। विभेदन का मतलब तो है कि विवर्तन के कारण से जो उनके केंद्रीय उच्चिष्ट हैं वो अलग अलग बनने चाहिए, और वो तभी बन पाएंगे जब वो एक निश्चित एंगल से अधिक एंगल के ऊपर दोनों वस्तुएं उपस्थित होगी। ठीक है। क्लियर। तो विभेदन क्षमता का तो मतलब है दोनों वस्तुओं को हम अलग अलग देख पाते हैं, उसकी क्षमता को हम विभेदन क्षमता कहते हैं। आवर्धनता का मतलब है कोई वस्तु है उसको कितना बड़ा करके प्रकाशिक उपकरण के द्वारा दिखाया जा रहा है, वो है आवर्धनता। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। इनको आप एकदम क्लियर कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।